Hello friends, welcome once again. This is Sanjeev Tiwari and you are watching our educational channel उत्थान द राइजिंग। आज मैं रिलेटिव प्रोनाउन से संबंधित एक खास चर्चा करना चाहता हूं। जब मैं लगातार आपको रूल्स पढ़ाए जा रहा हूं रिलेटिव प्रोनाउंस के, और अब तक हम लोग 9 सेशंस कर चुके हैं, शायद कुछ लोगों के मन में ये प्रश्न उठा हो। आप चूँकि कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न डालते नहीं, तो अब तो कम्युनिटी भी खुल गई है, कुछ दिनों में लाइव चैट भी खुल जाएगा, तो शायद हम लोग जो है गुफ्तगू कर सकें आमने सामने। तब तक इंतज़ार करना पड़ेगा। इस बीच एक सूचना मैं देना चाहता हूं कि टेलीग्राम पर भी उत्थान का चैनल उपलब्ध है। आप वहां जाकर के उसको सब्सक्राइब कर लें तो आपको वहां स्टडी मटेरियल्स, प्रैक्टिस सेट्स, पीडीएफ फाइल्स वगैरह मिलनी शुरू हो जाएंगी। तो आप ये भी कर सकते हैं। लिंक आपके कम्युनिटी में डाला गया है, आप वहां से उसको जाके जुड़ सकते हैं। तो चर्चा मैं ये करना चाहता हूं कि क्या आप लोगों के मन में ये प्रश्न कभी उठा कि सर जी, जब सेंटेंसेस लिख रहे हैं, हु का, विच का प्रयोग कर रहे हैं, हुज का, हुम का प्रयोग कर रहे हैं, तो उनके पहले कॉमा का प्रयोग क्यों नहीं कर रहे हैं? ऐसे अगर मन में कोई विचार आए हों तो विचार वाजिब हैं, लेकिन कॉमा का प्रयोग हु के पहले, विच के पहले, हुज के पहले, हुम के पहले किया जाए कि ना किया जाए, ये सवाल है। आज मैं उसी की चर्चा करने जा रहा हूं। लेकिन ध्यान ये रखना है कि बात जब कॉमा की उठ रही है तो कभी भी कॉमा के साथ दैट का प्रयोग नहीं हो सकता, क्योंकि दैट के पहले कभी कॉमा नहीं आता। इसलिए इस श्रृंखला में हम जो भी नियम पढ़ेंगे वो हु, हुज, हुम, विच से संबंधित होगा, दैट से संबंधित नहीं होगा। अब सवाल है कि इस कॉमा की बात कब की जाती है। तो इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा दो टर्म, एक डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज और दूसरा नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज। नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज, ये दो टर्म आपको आज समझना पड़ेगा, तब जाके आपको बात समझ में आएगी कि आखिर हम कॉमा का प्रयोग करते हैं कि नहीं, और करते हैं तो कब करते हैं। अब देखिए जरा, डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग। तो डिफाइनिंग शब्द किससे बना है? डिफाइन से बना है। डिफाइन करना, परिभाषित करना। किसी को, आप किसी चीज को परिभाषित या डिफाइन कब करते हैं? उसको तभी जब एक से ज्यादा हों, कई चीजें एक जैसी, कई चीजें उपलब्ध हों, उसमें से किसी एक को हमें डिफाइन करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन अगर वो एक ही हो तो उसे डिफाइन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप इन दोनों टर्म्स को ध्यान से देखिए। मैं आपके सामने दो एग्जाम्पल्स लिखता हूं, इससे शायद बेहतर पिक्चर आपके समझ में आएगी। जैसे मैं लिखूं कि माई सन हु इज अ डॉक्टर lives in Delhi, और फिर मैं लिखूं, सेम सेंटेंस में लिख रहा हूं कि माई सन, अब देखिए मैंने कॉमा लगा दिया, कॉमा, हु इज अ डॉक्टर लिव्स इन दिल्ली। जरा ध्यान दीजिएगा, मैंने सेम सेंटेंस को दो बार लिखा है। दोनों सेंटेंस बिल्कुल एग्जैक्ट वर्डिंग है, कुछ भी अंतर नहीं है। अंतर सिर्फ किस चीज का है साहब? यहां देखिए कॉमा, इस पूरे क्लॉज को मैंने कॉमा के अंदर रखा है। अब ये दोनों करेक्ट हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। अब यहां पर ये जो क्लॉज है, ये वाला जो क्लॉज है, ये डिफाइनिंग है, ये डिफाइनिंग है, और ये वाला जो क्लॉज है ये नॉन डिफाइनिंग है। जाहिर सी बात है,
नॉन डिफाइनिंग है। ये नॉन डिफाइनिंग बना कैसे? कॉमा लगने से। अब आप कहेंगे कि सर हम कैसे डिसाइड करें तब कि कब कॉमा का प्रयोग करना है, कब कॉमा का प्रयोग नहीं करना है? तो पहली बात तो ये समझिए कि नॉन डिफाइनिंग क्लॉजेज का प्रयोग स्पेशली रिटन इंग्लिश में होता है, बातचीत में इसका प्रयोग नहीं किया जाता। हम बातचीत में इसके जगह सामान्य सेंटेंसेस को लिखते हैं। अभी मैं एग्जांपल्स में उसको दिखाऊंगा, पहले आप इस बात को समझिए कि स्पेशली रिटन इंग्लिश में नॉन डिफाइनिंग क्लॉजेज का प्रयोग किया जाता है और नॉन डिफाइनिंग क्लॉजेज हमेशा कॉमा के द्वारा सेपरेट होते हैं। और जब आप इनको नॉन डिफाइन करते हैं तो ये क्लॉजेज इस नाउन से को डिफाइन नहीं करते, इसके बारे में कोई नई सूचना देते हैं। बात समझ रही है? इसको डिफाइन नहीं करते, ये तो कोई डिफाइन कर रहा है। अब दोनों में अंतर देखिए, आप स्पष्ट हो जाएगा। माई सन हु इज अ डॉक्टर लिव्स इन दिल्ली का मतलब है कि मेरे लड़कों में से वह लड़का दिल्ली में रहता है जो डॉक्टर है। ये वाक्य बता रहा है कि मेरे एक से अधिक पुत्र हैं जिसमें से एक डॉक्टर है और दिल्ली में रहता है। और इस सेंटेंस का मतलब है कि मेरा एक ही बेटा है जो डॉक्टर है और दिल्ली में रहता है। मेरे ख्याल से आपको शायद बात समझ में आने लगी हो कि हम जब यहाँ पर ये जो एंटीसीडेंट है ये इंडेफिनिट होगा तो यहाँ जो क्लॉज आएगा वो डिफाइनिंग क्लॉज होगा और आप कॉमा का प्रयोग नहीं करेंगे। और जब यहाँ पर आने वाला एंटीसीडेंट नाउन डेफिनिट होगा, वो पहले से पता है कि वह कौन है क्या है, तब यहाँ पे जो क्लॉज आएगा वो नॉन डिफाइनिंग होगा। और उसको नॉन डिफाइनिंग बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पे कॉमा लगा देना है, सिर्फ कॉमा लगा देना है। आप कॉमा का प्रयोग करिए, नॉन डिफाइनिंग बन जाएगा। तो फिर व्हाट इज द कंक्लूजन? इस पूरी चर्चा का तब निष्कर्ष क्या है कि हम जब हु से, विच से, हुम से, हुज से रिलेटिव क्लॉजेज बनाते हैं तो उन क्लॉजेज को हम कॉमा से सेपरेट कर देंगे यदि वहाँ पर आने वाला नाउन अर्थात एंटीसीडेंट डेफिनिट हो, नोन हो, पहले से उसके बारे में पता हो। लेकिन अगर आने वाला एंटीसीडेंट इनडेफिनिट होगा तो फिर वहाँ पर हम कॉमा का प्रयोग नहीं करेंगे, क्लॉज सीधे सीधे आएगा। आप दोनों एग्जांपल्स देखिए, जब आप ऐसा प्रयोग करेंगे तो इसे डिफाइनिंग क्लॉज कहेंगे और जब आप ऐसा प्रयोग करेंगे तो इसे नॉन डिफाइनिंग क्लॉज कहेंगे। इन बातों को हम कुछ और एग्जांपल्स से देखते हैं, कुछ और उदाहरण आपको दिखाता हूँ तो पिक्चर बेहतर बनेगी। हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा कि ये सारी बातें लगभग वही होंगी जो पिछले चर्चा हो चुकी है। सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में, पजेसिव में, हर जगह आप नॉन डिफाइनिंग क्लॉज का प्रयोग कर सकते हैं जैसे अब तक आप डिफाइनिंग का करते आए हैं। सारी चीज़ें, प्रक्रिया वही होगी। मैं आपको कुछ उदाहरण दिखाता हूँ, बस ध्यान क्या रखना है कि कॉमा आएगा तो ये नॉन डिफाइनिंग हो जाएगा, कॉमा नहीं आएगा तो ये डिफाइनिंग होगा। हम किसी क्लॉज को नॉन डिफाइनिंग कब बनाएंगे? जब वहाँ आने वाला एंटीसीडेंट डेफिनिट होगा, पहले से उसके बारे में पता होगा। ठीक है, मैं कुछ और एग्जांपल आपको देता हूँ। आइए जरा कुछ और एग्जांपल्स आपके सामने मैं रखता हूँ, इनको ध्यान से देखिए। देखिए एक एग्जांपल है, माई नेवर हु इज़ वेरी पेसिमिस्टिक। देखिए कॉमा आया है, देख रहे हैं आप? कॉमा आने का मतलब कि ये नॉन डिफाइनिंग हो गया। अब ये जो नेवर है आपका, आप उस नेबर की बात कर रहे हैं जो पेसिमिस्टिक है, ठीक है, और आपका नेबर है, ये यहाँ पर डेफिनिट है। जब भी आप इसको डेफिनिट मान लेंगे, ये पहले आप दिमाग में बिठा लीजिए, आप जब रिलेटिव क्लॉज का प्रयोग कर रहे हैं और वहाँ पर जो एंटीसीडेंट आने वाला है उसको आपने डेफिनिट माना तो आप कॉमा लगाएंगे। वो कॉमा बताएगा कि वो डेफिनिट है, उसके बारे में पहले से पता है, ठीक है, इसलिए उसके बारे में कोई और सूचना दी जा रही है। और जब आप कॉमा का प्रयोग नहीं करेंगे अर्थात वो इनडेफिनिट है तो फिर ये कॉमा हटते ही डिफाइनिंग हो जाएगा और कॉमा के लगते ही नॉन डिफाइनिंग हो जाएगा। तो माई नेबर हु इज़ वेरी पैसिमिस्टिक सेज देयर विल बी नो एप्पल्स दिस ईयर। कि मेरा पड़ोसी है जो बहुत निराशावादी है, जिसका मानना है कि इस साल सेब की फसल नहीं होगी, इस बार सेब नहीं फलेंगे, सेब होंगे ही नहीं, वो निराशावादी आदमी है। ये देखिए, ये है नॉन डिफाइनिंग क्लॉज,
कॉमा का प्रयोग यहाँ पर आप करेंगे। अब ये मत पूछिए फिर कि सर कब करते हैं कब नहीं करते हैं, अब ये यूजलेस हो गया। आप जब लिख रहे हैं और वहाँ पर आप एंटीसीडेंट को इनडेफिनिट मान रहे हैं तो कॉमा का प्रयोग मत करिए, डिफाइनिंग क्लॉज आ जाएगा। और अगर आप उसको डेफिनिट मान रहे हैं तो कॉमा का प्रयोग करिए, तब वो नॉन डिफाइनिंग हो जाएगा। सिंपल सा आंसर है। लेकिन ये जो चीज़ें हैं, अब ये फॉर्मल इंग्लिश है। बातचीत में आप ऐसे थोड़े बोलेंगे कि भाई नेवर कॉमा, हु इज वेरी पेसिमिस्टिक कॉमा सेज, अजीबोगरीब वाक्य होगा। तो ये वाक्य बातचीत में अब ये बताना मुश्किल हो जाता है कि डिफाइनिंग है कि नॉन डिफाइनिंग है। इसलिए आप जब इसको कॉलोकियल में, बातचीत में, स्पोकन इंग्लिश में प्रयोग करेंगे तो आप कहेंगे माई नेवर इज वेरी पेसिमिस्टिक, ठीक है, कॉमा ही सेज, या ठीक है, ही सेज, आगे आप उतार लीजिएगा क्या, देयर विल बी नो एप्पल्स दिस ईयर, डॉट 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 डॉट, सेम उतर जाएगा। आप जब बातचीत में इसको प्रयोग करें, लिखते समय आप इसका प्रयोग करें, क्योंकि लिखा होगा तो वहाँ कॉमा दिखेगा। यहाँ आप कॉमा बोल के कैसे दिखाओगे, आप बोलोगे नहीं, फिर नेताजी वाला हाल हो जाएगा कि भाइयों बहनों कॉमा आप कैसे हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह, उस तरह तो आप बोलेंगे नहीं। इसलिए हम जब बातचीत करते हैं तो इस हिस्से का प्रयोग करते हैं और लिखते समय इसका प्रयोग करते हैं। सेम चीज़ यहाँ पर देखिए। अच्छा, ये चाहे आप पर्सन्स के लिए प्रयोग करें चाहे थिंग्स के लिए प्रयोग करें। अब देखिए यहाँ पे ब्लॉक आ गया, दैट ब्लॉक कौन सा पहले से डिफाइंड है, वो वाला ब्लॉक। देखिए यहाँ पे विच आया, जाहिर सी बात है, दैट ब्लॉक विच कॉस्ट ₹5 million टू बिल्ड हैज बीन एम्प्टी फॉर ईयर्स। कि जिस ब्लॉक को बनाने में 5 मिलियन रुपए लगे वो बरसों से खाली है। फिर देखिए यहाँ पे कॉमा आया है, ये नॉन डिफाइनिंग है, ठीक है। अभी मैंने कहा, लेकिन चूंकि बातचीत में आप कैसे कॉमा को डिफाइन करेंगे, इसलिए आप कहेंगे कि दैट ब्लॉक, ठीक है, दैट ब्लॉक कॉस्ट ₹5 million टू बिल्ड एंड, ठीक है, या बट आप कुछ भी कर सकते हैं, बट या एंड इट हैज बिन, आगे फिर वही बात आएगी, एम्प्टी फॉर ईयर्स, और वो बरसों से खाली है। आप इस तरह से बातचीत करते समय आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। आप यहाँ एंड वर्ड अगर नहीं लगाना चाहें तो इस एंड वर्ड की जगह आप यहाँ सेमीकोलन का प्रयोग कर सकते हैं कि दैट ब्लॉक कॉस्ट ₹5 million टू बिल्ड, सेमीकोलन, इट हैज बिन एम्प्टी फॉर ईयर्स। बातचीत करते समय आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, लिखते समय इसका प्रयोग। मैं बार बार ये बात क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि इस कॉमा को आप बोलते समय कैसे व्यक्त करेंगे, पर तय नहीं हो पाएगा कि आप डेफिनेट पर्सन की बात कर रहे हैं, डेफिनेट थिंग की बात कर रहे हैं कि इनडेफिनेट की बात कर रहे हैं। क्लियर है? ये रिटन इंग्लिश में प्रयोग होता है, नॉन डिफाइनिंग क्लॉजेस का प्रयोग। ओके, लेकिन अगर ये नॉन डिफाइनिंग क्लॉज किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट के बाद आए, देखिए यहाँ पर आई इन्वाइटेड एनी, अब इसके बाद देखिए ये सब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब हुआ, ये ऑब्जेक्ट हुआ, इसके बाद कॉमा आया, अब ये क्लॉज आया है। तो इस तरह के क्लॉजेस अगर आप नॉन डिफाइनिंग क्लॉज को वर्ब के ऑब्जेक्ट के बाद रखते हैं तो आप उसको बोलचाल में भी प्रयोग कर सकते हैं, खूब धड़ल्ले से किया जाता है, यहाँ टेंशन की बात नहीं है। आई इन्वाइटेड एन हु लिव्स इन द नेक्स्ट फ्लैट, मैंने एनी को आमंत्रित किया जो ठीक बगल वाले फ्लैट में रहती है, ठीक है। सी गेव मी दिस जंपर, देखिए फिर यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, इसके बाद ये क्लॉज आया है। कॉमा लगाना जरूरी है, ध्यान रखिएगा कि ये जंपर जो है आपके सामने जो दिख रहा है, ये मुझे किसने दिया, तो उसने दिया, और उसने खुद ही इसे बुना था। विच शी हैड निटेड हरसेल्फ, जिसे उसने खुद ही बुना था अपने हाथों से, और मुझे उसने गिफ्ट कर दिया, मुझे उपहार के रूप में दे दिया। आप इस तरह से इसका प्रयोग बोलचाल में हो सकता है। ये रिटन और स्पोकन दोनों में प्रयोग हो सकता है अगर ये क्लॉज ऑब्जेक्ट के बाद आता है। लेकिन ध्यान रखना है कि अगर ये ऑब्जेक्ट के बाद ना आकर सीधे एंटीसीडेंट के बाद आए तो
सारी चीज़ें वही रहेंगी, बस आपको ये ध्यान रखना है कि लिखते समय आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब ये चूंकि लिखते समय कॉमा नहीं दिखता है, जाहिर सी बात है आप जब बोलेंगे तो कॉमा कहाँ से प्रयोग करेंगे, इसलिए आप इसको इस प्रकार लिखेंगे। तो स्पोकन में इसका प्रयोग होता है, रिटन में इसका प्रयोग होता है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप रिटन में इसका प्रयोग नहीं कर सकते, मैं ये कह रहा हूँ कि इसकी जगह ये इनफॉर्मली बोला जाता है, ये बोला जाता है। लेकिन जब ये ऑब्जेक्ट के बाद आएगा तो आप इसको बोल भी सकते हैं, इसको लिख भी सकते हैं। मेरा जो असली उद्देश्य है उस पर ध्यान दीजिए कि कॉमा का प्रयोग रिलेटिव क्लॉजेज के साथ किया जाता है जब वो नॉन डिफाइनिंग होते हैं, अर्थात जब वो किसी डेफिनेट पर्सन, प्लेस या थिंग की बात करते हैं। इज दैट क्लियर? अच्छा, हम लोगों ने बात किया कि ये सब्जेक्ट हो सकते हैं, ये ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि चाहे ये ऑब्जेक्ट के रूप में आए, चाहे प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में आए, चाहे वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में आए, आप जिस तरह से वहाँ पर प्रेपोजिशंस को, हु को, हुम को आप प्रयोग कर रहे थे, वो सारी चीज़ें वैसे ही प्रयोग करनी हैं, वहाँ पे कोई बदलाव नहीं आएगा। बस आपको ध्यान रखना है कॉमा का, कि हम इन क्लॉजेज के साथ कॉमा का प्रयोग भी कर सकते हैं, किया जाता है जब हमें ये बताना हो कि हम किसी डेफिनिट पर्सन या डेफिनिट प्लेस या थिंग की बात कर रहे हैं। इन दैट केस ये क्लॉजेस नॉन डिफाइनिंग क्लॉजेस के रूप में जाने जाते हैं। आप देख लो, जैसे आप कह सकते हैं कि द पर्सन विथ, कॉमा लगा लीजिए, whom I was traveling, the person with whom I was traveling was, यहाँ पे कॉमा, अ डॉक्टर। ये देखिए, जिस व्यक्ति के साथ मैं यात्रा कर रहा था वो एक डॉक्टर था, चिकित्सक था। देखिए कॉमा आया। अब यहाँ पे ये नॉन डिफाइनिंग क्लॉज है। आप इस जो पर्सन की बात कर रहे हैं वो आप डिफाइंड है पहले से, अब सामने वाले को पता है या आप बता कि ये व्यक्ति, पहले से पता है कि एक व्यक्ति मेरे साथ यात्रा कर रहा था। आप जब उसकी बात कर रहे हैं ये डिफाइन हो गया। जब कॉमा लगाएंगे तो ये डेफिनेट हो जाएगा, बस ये ध्यान रखना। अब देखिए ये ऑब्जेक्ट के रूप में आया है, तो आपको बताया गया था कि आप इस विथ को बाद में कर सकते हैं, इसको जीरो कर सकते हैं, इसको हु के रूप में लिख सकते हैं। बस ध्यान रखना है कि यहाँ पे दैट कभी नहीं आएगा, क्योंकि नॉन डिफाइनिंग क्लॉजेज में दैट इसलिए नहीं आता क्योंकि दैट के साथ कॉमा का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो आप इसको लिख सकते हो कि द पर्सन आई वॉज ट्रेवलिंग, यहां कॉमा लगा लीजिए, विथ वॉज अ डॉक्टर। ये देखिए आप इस तरह से प्रयोग कर सकते हैं। द पर्सन आई वॉज ट्रेवलिंग विथ वॉज अ डॉक्टर। क्लियर? अच्छा, आपको मैंने ये भी कहा था कि जब विथ उधर जाएगा तो आप इस हुम को हु कर, यहाँ पे मैंने जीरो कर दिया, गायब कर। अमूमन जब हम इस तरह से करते हैं तो रिलेटिव प्रोनाउन जीरो हो जाता है। ये बहुत अच्छे से चर्चा हो चुकी है। जो लोग नए जुड़े हैं, अभी इसी सेशन से जुड़े हैं, कृपया जाएं, प्लेलिस्ट को खोलें, वहाँ सारी बातें चर्चा हुई हैं। प्लेलिस्ट को देखे बिना बातें समझ में नहीं आएंगी। तो पिछले वीडियोस देखिए, पिछले सेशंस देखिए, उन सेशंस को देखने के बाद ये मेरी बातें ठीक से समझ में आने लगेंगी। कृपा करके जो नए साथी हैं वो प्लेलिस्ट को जरूर देखें, तब यहाँ पर आएँ, बेहतर समझ में आएगा। आप इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं, द पर्सन हु आई वॉज ट्रेवलिंग विथ was a doctor। ठीक है? अब देखिए, अब जाहिर सी बात है करेक्ट तो तीनों हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है ये इनफॉर्मल इंग्लिश है। इसका प्रयोग आप बातचीत में ही करें तो ठीक है, ये फॉर्मल इंग्लिश है। ठीक है? आज भी जो प्यूरिटन हैं, जो ग्रामर की बात करते हैं, अगर ग्रामेटिकल देखा जाए ये टेक्निकली अनग्रामेटिकल है, लेकिन प्रयोग और ग्रामर के बीच में हमेशा एक जुगलबंदी होती है। आजकल लोग बोलचाल में इसका प्रयोग धड़ल्ले से करने लगे हैं,
इसलिए ठीक है, इनफॉर्मली ये एक्सेप्टेड है, लोग प्रयोग करते हैं, लेकिन आपके एग्जाम में अगर इन दोनों के बीच मुकाबला हो जाए तो आप हमेशा इसके साथ जाएंगे, इसके साथ नहीं। ये टेक्निकली अनग्रामेटिकल है, लेकिन प्रयोग में, बोलचाल में खूब प्रयोग हो रहा है, इसलिए आप इसको दरकिनार भी नहीं कर सकते। तो आप बातचीत में इसका प्रयोग करें या इसका प्रयोग करें, इसका, और लिखने में इसका प्रयोग करें। आपको बताऊं, इन ओल्डर इंग्लिश it's supposed to be very bad to use prepositions in the end of the sentence, बहुत खराब माना जाता था, लेकिन समय के साथ ये बदलाव आया और बातचीत में लोग prepositions को लास्ट में रखने लगे, इसलिए चल पड़ा है। तो आप बातचीत में इन दोनों का प्रयोग करें, बेहतर है, लेकिन रिटन इंग्लिश में इसका प्रयोग करें। आपके एग्जाम में अगर इंप्रूवमेंट के, ये एरर की बात आएगी, ये दोनों गलत नहीं है, ये दोनों गलत नहीं है, लेकिन अगर इम्प्रूवमेंट में आए तो इम्प्रूवमेंट में इन दोनों के बजाय ये बेस्ट है, इसका ध्यान रखिएगा, आपको संभालना है, ठीक है। इस तरह से डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग क्लॉजेस क्या होते हैं, ये चर्चा मैंने आपसे की, इनको जरा संभालिएगा। अभी एक बच्चे ने मैसेज किया था कि सर जी आप आर्टिकल शुरू किए थे और वो कब फिर से शुरू होगा, तो भाई अब ये शुरू हुआ है तो एक और ख़त्म कर लिया जाए, तो फिर चीज़ें, फिर मैं लौटूंगा आर्टिकल पे, जहाँ ठहरा है वहीं से आगे चलेगा, प्रॉमिस है। तो हमको ध्यान रखना है, अभी कम से कम मुझे लगता है कि 2 सेशन मुझे करना पड़ेगा रिलेटिव प्रोनाउन पे, तब जाके रिलेटिव प्रोनाउन कंप्लीट होगा, और पढ़ा रहेगा तो आपके बाद आने वाले लोग भी उसको देखेंगे तो कुछ न कुछ सीखेंगे, चीज़ें होंगी, ठीक है। तो इस सेशन में हम लोगों ने डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग क्लॉजेस को समझने की कोशिश की। सारी चीज़ें लगभग वही थी जो आप पढ़ चुके हैं, बस उसमें कॉमा का प्रयोग करते समय सावधानी बरतनी है, ये मैंने आपको बताया। इसको संभालिएगा। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो प्लीज़ मैसेज करिए, अपने सवाल ड्रॉप करिए। अब तो चैनल बन गया है टेलीग्राम के चैनल से, आप उसको सब्सक्राइब करिए और अपने सवाल वहाँ बिंदास डालिए, आपको इन डिटेल हर चीज़ का जवाब मिलेगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।